हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गुरु में। और जैसा कि आपको ये पता है कि हम जो ये बुक करा रहे हैं ये है आदित्य पब्लिकेशन की बुक। और आज से इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आपको पता होगा कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है ये। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हम सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो इसके चैप्टर वाइज यानी कि आप जो है इसका पहले हम इसकी जो है थ्योरी कवर करेंगे। और उसके साथ साथ इसके जो है आपको क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे। तो बने रहिए। आने वाले लेखपाल और वीडियो के एग्ज़ाम हैं और उनके लिए सभी के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट बुक्स मानी जाती है। और काफ़ी जो है इसको टीचर्स जो हैं प्रेफर भी करते हैं। और शायद यूट्यूब पे आपने इसको कम ही देखा होगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसका जो चैप्टर है तो इसको जूम कर लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपको पड़ेगा हिंदी वर्णमाला व ब्राह्म चिन्ह। तो इसमें आप देखेंगे कि आप वर्णमाला यानी हम बहुत जो है ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसमें जितना काफ़ी है इसके लिए आप जो है हिंदी जो है आराम से इसमें कवर कर सकते हैं इसके थ्रू। क्योंकि ये काफ़ी जो है एक तरीके से कंप्रहेंसिव बुक है अपने आप में। और शॉर्ट में भी है और काफ़ी प्रैक्टिस भी है इसके अंदर। तो सबसे पहले है वर्णमाला। जैसे आपको पता है वर्णमाला में दो प्रकार की वर्णमाला है, उसको दो भाग में बांटा गया है। एक स्वर और व्यंजन। स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो स्वर को आप देख सकते हैं कि दो पार्ट में बांटा गया। एक तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, और हर्ष स्वर में कौन से आते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। ये चार जो हैं हर्ष स्वर हैं। और फिर दीर्घ में बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और ए और दोनों ओ, ये जो कुल मिलाकर सात जो है दीर्घ स्वर में आते हैं। फिर व्यंजन है। व्यंजन का जो है वर्गीकरण किया गया है। स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतःस्थ होते हैं, ऊष्म होते हैं, आगत होते हैं और संयुक्त होते हैं। अभी हम इसको डीपली पढ़ेंगे, तो आप पहले ये शॉर्ट में देख लीजिए। सबसे पहले है का वर्ग से पा वर्ग जो होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं कुल मिलाकर, तथा इसके अंदर अणा और डा भी आते हैं ये वाले। तो कुल मिलाकर 27 जो है स्पर्श व्यंजन है, वैसे 25 हैं। फिर है अंतःस्थ, ये चार हैं या, र, ल और वा, ये चार अंतःस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन जिनमें हवा जो है रगड़ के साथ निकलती है मुंह से, जितने भी शाह शाह और तीनों शाह हैं और हा हैं, ये चार हैं। आगत जो बाहर से आए हुए हैं यानी कि विदेशी शब्द हैं, जा और फ, ये बिंदी लगी हुई है नीचे। ठीक है, नुक्ता, तो ये दो हैं। और संयुक्त व्यंजन हैं छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये चार हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से वर्गीकरण है। अब स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या कुल मिलाकर 41 है। तो टोटल मिलाकर जो वर्ण हैं वो आपके 52 हैं। ठीक है, इनको आप नोट देख सकते हैं। अणा और डा को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं और जा और फा को विदेशी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है स्वरों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं हर साल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो आपका कंठ्य वर्ग होता है, एक तालव्य वर्ग होता है, एक मूर्धन्य होता है, एक ओष्ठ्य होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो कंठ में है उसमें हस स्वर का भी दे रखा है और आपका दीर्घ स्वर भी आते हैं, कुछ निरासिक हैं और अनुनासिक हैं। ठीक है, तो कंठ में ये स्वर का वर्गीकरण है। ठीक है, व्यंजन का नहीं है, स्वर का है। तो सबसे पहले जो आ है आपका, छोटा आ जो है वो हस्वर है और वो कंठ वाले पार्ट में से बोला जाता है, आवाज़ निकलती कंठ में से, छोटा आ। जो बड़ा आ है वो भी कंठ वाला है। ठीक है, और छोटा आ और बड़ा आ दोनों जो हैं आपके, ये एक तरह से कह सकते हैं कि कंठ वाले हैं। और इसी तरह से अनुनासिक आ और आ जो हैं वो भी कंठ हैं। फिर तालव्य, तालव्य का मतलब है तालु, यानी कि मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग जो होता है उसे आप तालव्य कहते हैं। इसके अंदर आपका जितनी ई हैं, छोटी ई, बड़ी ई, उस पर बिंदी वगैरह ये सब आते हैं। फिर है मूर्धा। मूर्धा पार्ट होता है मुंह के भीतर के छत का अगला पार्ट। तो इस तरह से जो है ये होता है। फिर है सॉरी, फिर है कंठ प्लस तालु, इसको कंठतालव्य कहते हैं। ओष्ठ प्लस कंठ को कंठोस्थ कहते हैं। तो कंठोस्थ जो हैं वो ओ और ओ हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं इस तरह से। और ए हैं, ये कई बार पूछा गया है, ये जो आपके कंठ और तालु यानी कंठ प्लस तालु से मिलकर ये बनता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर है हिंदी वर्णमाला। अब पूर्वानुकूल है, एक बार देख लें आप जो है इसमें क्वेश्चन आंसर इसमें से काफ़ी पुट हुए हैं। एक है ये आपका, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उनको स्वर कहते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, और जिन वर्णों के स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको ह्रस्वर कहते हैं और जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है स्वर को उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। आप ह्रस्वर को ध्यान से देख लीजिए, ये आपके जो चारों हैं ये
ये चारों हैं आ ई उ और ऋ जो हैं ये चारों हैं आपके जो है हस्वर। इसी तरह से मूल स्वर जो हैं वो आपके ये हैं आ ई और ऊण, यानी जो हस्वर हैं वही मूल स्वर हैं, याद रखें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से ये दीर्घ स्वर में जितने भी छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ा ऊ, सब जितने भी आते हैं, बड़ा आ बड़ा ई और ए ओ जो हैं ये सब इसी में आते हैं। इसी तरह से आगत है, आगत है में आ, अग्र स्वर है ई और ए, मध्य स्वर है आपका आ, छोटा आ। ये यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आप जो है इंपॉर्टेंट लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इस बात पे बहुत ज़्यादा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है ये रट लें अच्छी तरह से। इतना पोर्शन जो है, जैसे देखिए अग्र स्वर में ई ए और ए आते हैं, उच्चारण देखेंगे आप तो ई और ई बड़ी ई और ए दोनों जो हैं ये अग हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका जो पश्च स्वर है उसमें बड़ा आ बड़ा ऊ छोटा ऊ ओ और ओ यहाँ आते हैं। संवत स्वर ई और ऊ हैं। आर्ध स्वर जो है अर्ध संवत ई और ऊ हैं। इसी तरह से विव्रत ये आ और बड़ा आ ए और ओ हैं। अर्धविव्रत ए आ ओ और आ हैं। और व्यंजन की कुल संख्या 41 है। स्पर्श व्यंजन 27, अंत्यस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। तो आगे बढ़ते हैं, आइए। तो यहाँ तक ये शॉर्ट है, तो आप जो है तेज़ी से इसका करें, फिर जो है क्वेश्चन आंसर भी हैं इसके, तो वो भी कराने हैं, तो उसमें टाइम लग जाएगा। अब ये आता है आपका व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है कंठ। तो कंठ में आपका जो है आप पता होगा, आप किसी भी वर्ग में 5 वर्ग होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 और 5। तो इसी तरह से 5 वर्ग होता है। तो आपको पता है पहला वाला और दूसरा वाला जो भाग होता है उसको हम, यानी कि जो पहला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, रुक जाइए एक मिनट ज़रा। तो ये जो पार्ट है, यानी कि जो पहला है यहाँ पर, ये पहला पार्ट होता है। इसी तरह से ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5। तो ये 5 भाग होते हैं। तो इसके अंदर जो है ये आपको देर जो रखे हैं ये, इनके अंदर ये यहाँ पर जो है वर्ण कुछ लिखे हुए हैं, स्वर और व्यंजन दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर कंठ है, तालव्य, मूर्ध है, दंत है, ओष्ठ, तालव्य, वर्ष और दंतोष्ठ और मूर्धन्य, ये सबका वर्गीकरण एक ही जगह पर कर दिया गया है। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप क्लियरली, क्योंकि आपको एक ही बार में ये लर्न हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला और दूसरा जो वर्ग है वो अघोष अघोष होता है, और बाकी के 3 यानी कि तीसरा चौथा पाँचवा जो भाग होता है वो आपका सघोष होता है। और पहला और तीसरा अल्पप्राण और दूसरा और चौथा, ठीक है, ये आपके महाप्राण होते हैं। यानी जहाँ अघोष, पहला वाला अघोष और अल्पप्राण है, दूसरा वाला भी अघोष और महाप्राण है, फिर सघोष अल्पप्राण और सघोष महाप्राण, और लास्ट वाला जो है पाँचवा, इसको नासिक के व्यंजन जहाँ आते हैं वहाँ सघोष भी है, अल्पप्राण है और नासिक के है। तो इस तरह से डिवीज़न कर रखा है। तो पहले कंठ वाले देखें, कंठ वाले में जो है ये 5 आते हैं, का खा गा घा अणा। इसी तरह से तालु वाले में आते हैं चा छा जा झा वहाँ। इसी तरह से मूर्धन में आता है आपका टा ठा डा ढा अणा। दंत में आता है ता था ना। इसी तरह से ओस, दोनों ओठों में आता है पा फा बा भा और माँ। अब ये तालव्य यानी तालु, ठीक है, इसके में आपके शाह और या आते हैं। ये ध्यान रखना, जो शाह है वो आपका अघोष महाप्राण है, और या जो है वो आपको सघोष और अल्प प्राण है। इसी तरह से आपका वर्षन में आता है आपका ये, वर्ष में आता है आपका दंत प्लस मसूड़ा, उसको वर्षर्य बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका ये सा सपेरे वाला और रा और ला आते हैं, ये दोनों जो हैं आपके वर्षर में आते हैं, ठीक है। और अब आगे देखिए, इसके अंदर आपका अब आता मूर्धन्य। मूर्धन्य में ही शाह आता है, ये कई बार पूछा गया आपको। जो शाह है जो षटकोण वाला, ये आपका जो है मूर्धन्य में आता है। उसके बाद में स्वर यंत्री यानी कंठ के भीतर स्थित, इसमें ये हा है, तो आप इसको भी देखते रहें। हा जो है वो आपका स्वर यंत्री है। दूसरा है उचित व्यंजन, यानी कि जिम के जीभ में जीभ उठकर झटके के साथ नीचे आए उनको उचित व्यंजन कहा जाता है। इसके अंदर अणा और ये वाला डा के नीचे अनिंदी वाला, ये दोनों आते हैं इसके अंदर। तो ये पूरा जो है स्वरों का व्यंजन यानी कि स्वर का वर्गीकरण हो चुका है, ठीक है। और आगे आइए, अब थोड़ा डिटेल में इसके जल्दी पढ़ लेते हैं। मेनली जैसे कि आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है, वो 2 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, वो 4 है। का वर्ग में जो है आपके का खा गा घा अणा आते हैं। इसी तरह चा वर्ग में आते हैं, चा से लेकर वहाँ तक। टा में टा से लेकर अणा तक। ता में ता से लेकर ना तक। पा वर्ग में पा से लेकर माँ तक। और अंतस्थ आपको पता ही होगा, या रा ला वा हैं। अर्धस्वर, जो अर्धस्वर हैं वो या और वा हैं, यानी कि या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है,
ठीक है, तो ये याद रखें। लुंठित व्यंजन रा है, ये भी याद रखें। पाशार्विक व्यंजन जो है आपका ला है। ऊष्म संघर्षी शा और हा है, यानी हा भी जो है आपका एक तरह से ऊष्म संघर्षी है। उक्षिप्त व्यंजन में अणा और अणा है, दोनों इसके डा के नीचे बिंदी लगती है। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखें उसके में अघोष। अब अघोष और सघोष क्या होते हैं, इनको भी जान लेते हैं। किसी भी प्रत्येक वर्ग के पहले और द्वितीय वर्ग तथा फा और शाह जो होते हैं ये आपके अघोष कहलाते हैं। यानी पहले वर्ग का किसी का पहला और दूसरा जो वर्ण है सारे जो होंगे, जैसे कि का और खा हो गया, ठीक है, इसी तरह चा और छा हो गया, इस पूरा जो वर्ग होगा वो आपका अघोष होगा। और इसके साथ फा और शाह और तीनों शाह जो हैं वो भी अघोष हैं। ठीक है, यानी कि जितने ऊष्म व्यंजन हैं वो अघोष हैं हा को छोड़कर। फिर सघोष पे आ जाते हैं, तो सघोष वाले के अंदर आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा, यानी 300 आप कह सकते हैं 345 वाला हिसाब किताब। और जितने भी ये बचे हैं या रा लावा, ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन और हा और सभी स्वर, यानी सभी स्वर भी कहते हैं आपके सघोष हैं। तो ये याद रखें, सभी स्वर आपके कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। अल्प प्राण क्या होता है, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ण जो होता है और अंतःस्थ यानी या रा लावा जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है ऊष्म व्यंजन, यानी कि शा और हा जो होते हैं ये आपके महाप्राण होते हैं। इसी तरह से आगे देखिए, आगे है नासिक के, यानी नाक से जो पांचवा जो वर्ग होता है पूरा, वहाँ अणा, ना और मा, ये सब आपके नासिक के व्यंजन होते हैं। कंठ व्यंजन जो पहला वाला है का खा गा, यानी कंठ में जो का वाला पूरा वर्ग है वो आपका कंठ कहलाता है। इसी तरह से ये मेनली थोड़ा इम्पोर्टेंट चार्ट बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको, ये है आपका हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो वो आपकी है आपकी 52 जो है आपकी पूरे वर्ण है सब लगाकर। छा किसके योग से बना हुआ है, तो का और शाही कितनी बार रिपीट हुआ है, का और शाह से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो इसमें टा जो है दंत नहीं है, आप ऑप्शन में आएगा देख सकते हैं। का वर्ण कैसा है, कंठ है का वर्ण जो है। ठीक है, और इसी तरह वह छोटी छोटी इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्ण में स्वर जो है वो 11 हैं। ठीक है, इस तरह कंठ ध्वनि कौन कौन सी हैं, कंठ ध्वनि का और खा है। ए और बड़ा ए वर्ण क्या है, ये कंठ तालव्य हैं। अयोगवाह कौन से हैं, ये कई बार आपको क्वेश्चन पूछा गया अयोगवाह, तो अयोगवाह आपके जो है अहा और अहा हैं। अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष वर्ण सा, यानी यही महाप्राण है सा, अघोष है और महाप्राण है। हिंदी की जो सा सलजम वाली ध्वनि है वो क्या है, वो तालव्य है और महाप्राण और अघोष है। तो आप ये भी देख सकते हैं जो महाप्राण होता है वो एक तरह से अघोष होता है, और जो अल्प प्राण होता है वो घोष होता है। ठीक है, और ये या रा लावा क्या है, ये अंत्यस्थ व्यंजन है। इसी तरह से आप ये पढ़ चुके हैं पहले डिटेल में कि तालव्य व्यंजन क्या है, मूर्धन्य क्या है। इसी तरह से एक और है इसमें दंतोष्ट व्यंजन, ये जो वाह है जिसका जो है वा फोर वक वाला जो है ये दंतोष्ट है, यानी कि दंत और ओष्ट मिलकर बना हुआ है। और स्वयंत्री व्यंजन जो है वो हा है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब आइए आगे चलते हैं विराम चिन्हों पर। तो याद रखिए ये आपका सुपर फास्ट रिवीजन है एक तरह से, क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर काफ़ी हैं, तो जो है उनको भी कराना है। ठीक है, तो इसलिए आप तेज़ी से पढ़ें, आपने पढ़ भी रखा होगा एक बार, तो आप जो है देखते चले जाएँ, फिर बाद में क्वेश्चन जब लेंगे तो आप उसकी और प्रैक्टिस कर ले जाएंगे। फिर है विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह आपको पढ़ दिया होगा, विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। तो इसी तरह से कई तरह के विराम चिन्ह होते हैं, तो कुल मिलाकर श्री कामता गुरा जो हैं कामता प्रसाद गुरु जी ने जो है चिन्ह बताएं कुल मिलाकर 20 आपके। तो कौन कौन से, एक तो अल्प प्राण है इसका कौमे वाला साइन, एक अर्ध विराम है कौमे की ओर बिंदी, एक पूर्ण विराम है तीसरा आप देख रहे हैं, तो ये विराम है। प्रश्न चिन्ह भी आपको इसे पता होगा। आश्चर्य चिन्ह इसको एक्सक्लेमेटरी साइन कहा जाता है या विस्मयबोधि, ये हो गया। छठा है निर्देशक चिन्ह जिसको डैश बोलते हैं, ठीक है, हाइफन जैसा। कोष्टक में आपके 3 आते हैं, छोटा वाला, मझला और बड़ा वाला। फिर है अवतरण चिन्ह 8वां नंबर, ये जो इन्वर्टेड कॉमास होता है आप डायरेक्ट में लगाते हैं। फिर 9th वाला है उपविराम, ठीक है, जिसमें 2 बिंदु कहते हैं। ठीक है, फिर 10वां है आपका विवरण चिन्ह, जब किसी का विवरण देने के लिए, डिटेल देने के लिए नंबर 1 नंबर 2 ऐसे लिख देते हैं। फिर है पुनरुक्ति सूचक, यानी कि ये भी आपका जो है पुनरुक्ति सूचक है। फिर लाघव, लाघव माने 0 है, लाघव चिन्ह है। फिर इसी तरह से ये लोप चिन्ह है, लोप माने लास्ट में जब एंड हो जाता है तो भी आप डॉट डॉट लगा दें, क्रॉस क्रॉस लगा लें। ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं, इस तरह से भी लगा लेते हैं इसके ट्रिपल एक्स बनाकर। ठीक है, या फिर आप ऐसे 0 बनाकर कैसे भी चाहे बना दें, ये जो है आपके लोप चिन्ह है। और फिर है आपका पाद चिन्ह, तो पाद चिन्ह आपका ये डैश सा है छोटा सा, तो आप देख रहे हैं इसको। फिर है आपका 16वां है 17वां है हंसपद,
हंस पद कब लगता है? जब आप बीच में कुछ छोड़ देते हैं तो उसको हंस पद कहते हैं। ऐसे करके लगा देते हैं और बीच में कुछ जो लिखना होता है तो लिख देते हैं, उसको हंस पद कहते हैं। तो इसी तरह से ये है। फिर है टीका सूचक। आपको टीका लिखना है तो आप टीका सूचक लिख देते हैं, कहीं बीच में छूट जाता है तो आपने देखा होगा, उसके बीच में नीचे अंडरलाइन कर देते हैं उसके बारे में डिटेल बताकर। 19वां है तुल्यता सूचक, यानी कि जब इजिकल टू का साइन लगता है। और समाप्ति सूचक है ये जीरो लगाकर, डैट डैश लगाकर। ठीक है, इसी तरह से इसके शॉर्ट जो है क्वेश्चन आंसर है। जैसे कि विराम का क्या अर्थ है? ठहराव है। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? वो 20 है। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है? ये कॉमा वाला, ये सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ वाला साइन है। और अर्धविराम का चिन्ह है कॉमे के ऊपर बिंदु। तो ध्यान रखें, अल्प विराम जो होता है वो अर्धविराम से भी छोटा होता है। हंसपद किस विराम का एक नाम है? तो उसको त्रुटि विराम भी कहा जाता है। राम कहाँ जा रहा है? तो ये क्वेश्चन मार्क है तो आप क्वेश्चन मार्क लाएंगे। पूर्ण विराम का चिन्ह कहाँ होता है? वाक्य के अंत में होता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से डिटेल में इसको। और उपविराम, ये उपविराम है, दो बिंदी लगी हुई। किस विराम चिन्ह का सबसे ज़्यादा होता है? अल्प विराम का होता है। और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है जब किसी की कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो उद्धरण चिन्ह यूज़ होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो यह है संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए चिन्ह कौन सा है? तो संक्षिप्त दिखाने के लिए जब आप जो है किसी की फुल फॉर्म लिखते हैं, मान लीजिए आप लिख रहे हैं MLA, तो आप ये बीच में जो डॉट लगा देते हैं फुल फॉर्म ना लिखकर, तो उसको ही कहा जाता है संक्षिप्त दिखाने के लिए कहा जाता है इसका यूज़। ठीक है, इसी तरह से आपका जो है दूसरा है साइन, उदाहरण चिन्ह का प्रयोग में लाया जाता है। तो ये उदाहरण चिन्ह जब किसी बात का जो से तो लिखा जाता है, पढ़ चुके हैं आप। निरंतर चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है। रात्रि और निशा, ये बीच में जो है उचित चिन्ह का प्रयोग करना है इसके बीच में। तो रात्रि और दिशा दोनों एक ही समार्थी हैं, तो आप बीच में इसके इजिकल टू का साइन लगाएंगे। फिर लोभ चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पूर्व की बात की दोबारा से आपको दोबारा लिखना हो उस चीज़ को, तो लोभ निर्देशा चिन्ह का यूज़ किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन आपके कौन से हैं? पहला ऑप्शन सही है इसका, शा, शा और हा। ठीक है, यही ऊष्म व्यंजन है और यही घोष हैं। फिर है दूसरा, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का यूज़ किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उनको अघोष कहते हैं। ठीक है, सघोष में ज़्यादा स्वर यंत्र में कंपन होता है। या रा लावा, तीसरा क्वेश्चन, या रा लावा व्यंजन क्या कहते हैं? इजी क्वेश्चन है, इसको अंतव्यस्त कहते हैं। इस तरह से अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप देखिए, तो सबसे पहला है चौथा फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो इसके अंदर डी वाला ऑप्शन सही है, यानी फा। फा जो है आपकी ओष्ठ व्यंजन है, पा फा वा जो है ये ओष्ठ व्यंजन है। फिर है 5 क्वेश्चन, बॉबिल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो बॉबिल को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। फिर इसी तरह से 6 क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में आ आता है तो उनको क्या कहते हैं? उनको आकारांत कहते हैं। अगर बड़ा आता है तो उसको आकारांत कहते हैं, बड़ा आ लगाकर। कौन स्वर नहीं है? तो स्वर इसमें आप साफ दिख रहे हैं, बा स्वर नहीं है। फिर है 8 क्वेश्चन, निम्न में तक कौन सा वर्ण घोष है? तो इसमें जो है पा है, टा है, फा है, तो इसमें दा जो है वो घोष है, किसी वर्ग का पहला। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? अघोष होता है। और बाकी जो बच गए 3, 4 और 5 वो घोष होते हैं, तो आपका दा है ये। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वो आपकी वर्ण है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला व्यवस्थित वर्ण समूह कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी और डी में आप देखते हैं, बी में दे रखा है वर्ण समूह को और डी में दे रखा है व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो व्यवस्थित जो वर्ण समूह होता है उसको कहा जाएगा आपका, ठीक है, वर्णमाला। तो ये आपके क्वेश्चन हैं और आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें चैनल को और वीडियो को भी लाइक कर दें और शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी रहें? तो वो आपकी का और खा है, यानी का और खा जो है आपकी कंठ ध्वनि है। फिर आपके 12 वाला, निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन, तो मूर्धन्य आपका क्या है? डा और ढा है। ठीक है, ये आपके मूर्धन्य है। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है? तो किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा जो होता है वो अल्प प्राण होता है। तो इसके अंदर आप का और गा हैं, तो का जो है वो पहले नंबर पे और गा जो है वो तीसरे नंबर पे है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। फिर आगे है, निम्नलिखित शब्दों में नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है? तो नवीन वाली हैं खा और गा, इनको आगत ध्वनि भी कहा जाता है, जिनके लिए नुक्ता लगा रहता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो वर्ण जो है आपका वो माँ है। ठीक है, तो घोष वर्ण है यहाँ पर माँ जो है। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण एक व्यंजन नहीं है? तो व्यंजन क्या नहीं है? ऊ, क्योंकि ये तो स्वर है। 17 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो ओष्ठ कौन सी नहीं है? वो ता नहीं है। ठीक है,
बाकी जो बा है, पा है और ये हैं आपके ओस्ट हैं। 18 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो वर्णों की संख्या जो मानी गई 52 मानी गई है। 19 क्वेश्चन, लिंग में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो ये बी वाला ऑप्शन वहाँ जो है वो है ए और ए, यानी दोनों बड़ा ए और छोटे, ये क्या कहलाते हैं? ये आपके कंठ तालव्य कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है, कंठ और तालव्य है, ठीक है, कंठ तालु हैं ये। आगे है आपका निम्नलिखित में से हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया, किसको नहीं दिया गया है? श्री को नहीं दिया गया। बाकी जो है ये ला को, इसके नीचे लगा लगा हुआ ऋषि की मात्रा, का के नीचे भी हाँ ये श्री को स्थान नहीं दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, तो श्री है इसको स्थान नहीं मिला वर्णमाला में। 22 क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? तो द्वित्व व्यंजन है दिल्ली, तो एक ला पूरा है और फिर आपका पूरा ला है। 23 क्वेश्चन है, शा, शा और शाह और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके, बताइए कौन से? शा और यहाँ के ऊष्म संज्ञा व्यंजन। तो ऊष्म संज्ञा व्यंजन कुल मिलाकर कितने हैं? वो है 27, ठीक है, 25 वर्षीय और बाकी ये छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो छा जो है वो संयुक्त वर्ण है, ये का और शा से मिलकर बना हुआ है, कई बार आया हुआ है, ये का से और ये जो शा होता है इसका मेल है, ठीक है, तो ये भी याद रखिए आप। फिर है 26, क्या वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? तो ज्ञा वर्ण जो है वो जा और वां के मिल से बना हुआ है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो काफ़ी, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27, निम्नलिखित से अघोष वर्ण कौन सा? तो अघोष आपका सा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? जो घा होता है ये आपका कंठ में है, का खा गा घा और गाणा एक और कंठ वाले में ऑप्शन में है। 29 है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा? तो संयुक्त व्यंजन आपका ज्ञा, अभी आपको ऊपर पड़ा हुआ है कि ज्ञा जो है वो शा और वहाँ से मिलकर बनता है। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो दंत्य नहीं वो है टा, ठीक है, ता था धा और ना जो है ये आपके दंत्य हैं, टा जो है मूर्धन्य। कौन सा अमानक वर्ण है? तो अमानक वर्ण है जो मानक नहीं है, जो भा दिखाई दे रहा है ये अमानक है। छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो ये फिर है ऑप्शन नंबर ए, का और शा षटकोण वाले से मिलकर बनता है। 33, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वर हैं आपके 11। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो स्वर कौन सा नहीं है? जा नहीं है, बाकी सारे स्वर हैं। 35, निम्नलिखित में कौन सा टा वर्ग का नहीं है? तो टा ठा ढा होता है, ये घा नहीं होता है, डी ऑप्शन सही। 36, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या कितनी है आपकी, बताइए कितनी है? 33। 37 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? अब पश्च स्वर कौन सा होता है? आ, ये जो बड़ा आता है वो पश्च स्वर है और जो छोटा आ है वो मध्य स्वर है, तो याद रखिए इसको। फिर है 38, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? तो यह है खड़ी चौपाई को हटाकर, ठीक है, उनको जो है संयुक्त रूप बनाया जाता है। 39 है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग की बी ऑप्शन क्लियर दिखा रहा है, विसर्ग लगा हुआ आपको। 40, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो स्वर आपको दिखाई दे रहा होगा, ए है पहला ऑप्शन। फिर 41, निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा? तो है या, रा, ला और वा, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। में से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो ओ जो है वो क्या है? वो है आपका कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से मिलकर बना हुआ, कि ओ जो है वो आ और ऊ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिए। जो ओ है आपका ये आपका किससे मिलकर बना हुआ है? कंठ और ओष्ठ क्यों आया है? तो कंठ माने ये जो है आपका एक तो आ और प्लस ऊ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो तब जाके ये आपका बना ओ, इसलिए ये आ जो होता है वो कंठ से होता है, ओ जो होता है वो ओष्ठ से, तो दोनों मिलकर क्या होगा? ये कंठ ओष्ठ होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आपका डी ऑप्शन होगा, कंठ ओष्ठ। फिर आपका चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो चा और झा तालु, ये दूसरे वाले में आते हैं। का और का वर्ग होता है वो कंठ है और जो चा वर्ग होता है वो होता है आपका तालु। का के नीचे नुक्ता ग, ज और फ, ये आपकी कौन सी ध्वनि है? ये आपकी जो है अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है, तो तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो तालव्य व्यंजन आपका जो आपका है चा, छा और जा और झा, ये आपके तालव्य, बी ऑप्शन सही है। 46, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो घोष जो है वो ता नहीं है, ता जो है वो आपका अघोष और महाप्राण है। 47, किस शब्द में र नहीं है, ऋषि नहीं है? तो इसमें अंदर आप देख सकते हैं, तो कृष्ण भी लगा हुआ है, कृपा में भी, दृष्टि में भी है, आज में तो है ही नहीं बिल्कुल भी। 48 क्वेश्चन, किन ध्वनि को अनुस्वर कहा जाता है? तो ये स्वर के बाद में आने वाली जो भी नासिक के ध्वनि होती हैं
ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो सही है, उनको जो है अनुस्वर कहते हैं। फिर 49, ओ, बड़ा ओ और छोटा ओ किस प्रकार का वर्ण है? तो ये कौन से हैं? ये आपके कंठ ओष्ठ हैं, कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले हैं दोनों ओ। 50 क्वेश्चन आपका, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला में आपके 52 वर्ण हैं कुल मिलाकर, टोटल स्वर और व्यंजन मिलाकर। 51 क्वेश्चन है आपका, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो क्या है? दीर्घ होती है, प्लुप्त होती है, हस, तो आपके तीनों होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये 51 क्वेश्चन जो है कर लिए हैं। अभी काफ़ी क्वेश्चन होने शेष हैं, इसके अंदर अभी जो है 109 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो दूसरा हमने विराम चिन्ह पढ़ा है उसके भी हैं क्वेश्चन 40 के आसपास, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उसको हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो हमने जो है ये तेज़ी से रिवीजन कराया है, ठीक है, जिससे आप कम समय में 1-2 बार और रिवीजन इसको कर सकें। फिर जैसे ही दूसरी बुक मिलेगी और जल्दी ही उसको भी जो है जल्दी जल्दी जो है कई बुकों को एंड कराया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही हम जल्दी जो है ग्रामीण परिवेश की जो बुक है आपकी उसको भी स्टार्ट करेंगे, जिससे आप जल्दी से जल्दी 2-3 बुकों का रिवीजन कर सकें। आपको वीडियो कैसी लगी तो आप ज़रूर लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।